दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं वन चैनल। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है मुशर्रफ शमसी साहब। मुशर्रफ शमसी साहब पहली खबर और तिरछी आंख नाम के न्यूज़पेपर के संपादक हैं। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर सलीम खान साहब। आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा आप मशहूर कॉलमनिस्ट हैं। दोस्तों, इस वक्त दो बड़े घटनाक्रम जो हमारे देश में हो रहे हैं, वो एक है किसान आंदोलन, जो कि पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ महीनों में किसान आंदोलन की गति कुछ धीमी हुई थी, लेकिन पिछले ये शनिवार को जिस तरीके से चंडीगढ़ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, एक बार फिर से किसान आंदोलन में तेजी आ गई है। दूसरा जो मुद्दा हम इन दोनों गेस्ट से डिस्कस करेंगे वो है कश्मीर का। कश्मीर में पीएम और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के साथ में कश्मीर के जो मुख्य नेता हैं उनकी मीटिंग हुई है। ये किस तरीके का डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इन नेताओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन आज इन्हीं नेताओं के साथ में हमारी सरकार फिर से वार्तालाप कर रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा मुशर्रफ शमसी साहब के से है, आप किसानों के आंदोलन को किस तरह देख रही है? एकदम से जो गति आई है उसके पीछे का रीजन क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताइए। और 2 मिनट में आप ये भी हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में, ये कृषि 3 कानून क्या है जिसकी वजह से हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को फिर से एक बार बता दीजिए। लेकिन अब 7 महीने हो गए, तो जब 6 महीने हुए थे उस वक्त भी किसानों ने कुछ गर्मी दिखाई थी, और अभी 7 महीने पर उन्होंने ये तय किया कि हम अलग-अलग स्टेट्स के राज्यपाल को जाके, गवर्नर को जाके और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाके अपना ज्ञापन देंगे। और ये फैसला जो है उसके लिए जब वो जाने लगे तो उनको रोकने की कोशिश की गई। तो जब भी किसी आंदोलन को रोकने की कोशिश की जाती है, उस पर पानी बरसाए जाते हैं, उन पे लाठी बरसाई जाती है और उनको कैद कर लिया जाता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लीडरों को कैद कर लिया गया। तो इसकी वजह से ये फिर न्यूज़ बन गई। यानी ये किसान आंदोलन रुका नहीं था, किसान वहीं बैठे हुए थे, लेकिन ये चूंकि सरकार ने अपनी दमनकारी काम शुरू कर दिए, तो इसकी वजह से फिर किसान आंदोलन जिंदा हो गया और ताकतवर। नहीं, इसको आप क्या बंगाल के चुनाव से देख सकते हैं क्या? जिस तरीके से बंगाल में के जो रिजल्ट आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से हारी है, और वहां पर किसानों ने भी अपने आंदोलन को दिखाया था। तो आपको लगता है कि उसका जो बंगाल में जो किसानों ने आंदोलन दिखाया उसकी वजह से बीजेपी की जो हार हुई है, उसके वजह से अब किसान फिर से मोर्चाबंदी कर रहे हैं और खबरों में इस तरीके से आ रहा है किसान आंदोलन? शमसी साहब इसका जवाब अच्छा दे सकते हैं। मगरबी बंगाल का किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। वहां पर जो जो दो ध्रुवीकरण हुआ उसमें जो है वोटों का बंटवारा हुआ, लेकिन किसानों का एक ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था वहां पर, जिसके वजह से किसान और बीजेपी वहां हार गई। और इसका जो है क्रेडिट बहुत हद तक अब किसान को भी मिल रहा है। लेकिन जो मगरबी बंगाल के चुनाव से पहले जिस तरह से दिल्ली के इर्द गिर्द जो बैठे हुए किसान थे, उसको जिस तरह से जाम किया गया, चारों तरफ जो है बाउंड्री बना दिया गया, और पत्रकारों को, सहाफियों को वहां तक वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसका काम किया गया। इसके वजह से किसान आंदोलन जो है बहुत हद तक पर्दे से गायब हो गया था। लेकिन किसान आंदोलन बदस्तूर जारी था। अभी जो है, अभी किसान आंदोलन की मरकजियत इसमें है कि 26 जुलाई को बहुत हद तक कोरोना का जो है तूफान कम होने से जो है ये किसान आंदोलन फिर एक बार उठा है। और किसान आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक ये जो 5 रियासतों का चुनाव है, आने वाले चुनाव में जो है तीन रियासत जो है बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जो है पंजाब। तो पंजाब में एक तरह से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसान आंदोलन कितना काम करता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो है सांप्रदायिक। सलीम साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी राकेश टिकैत जी का एक स्टेटमेंट आया है कि 2022 में जो यूपी के जो चुनाव आने वाले हैं, अगर सरकार चाहती है कि यूपी में भी बंगाल के जैसा हाल ना हो,
तो उसको फिर से गौर फिक्र करना चाहिए और ये तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये टाइमिंग देख करके राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप आके किसी सरहद पे बैठ जाए और खामोशी से बैठे रहें, वहां खाएं पिए सोएं, तो ये तो कोई आंदोलन नहीं है ना यार। आंदोलन किसको बोलते हैं? जिसमें आपने रास्ता घेरा हुआ है, उसके बाद आप कभी ना कभी बाहर निकल करके अपनी ताकत का जो है वो मुजाहरा करते हैं और सरकार को अपनी बातें बताते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तहरीक चले। तो ये जो टाइमिंग है, अगर ये इलेक्शन नहीं भी होते तो भी किसान आंदोलन जो है वो इस तरह का काम करता ही। उनका तो एक दृढ़ निश्चय है कि जब तक के ये सरकार 3 कानून वापस नहीं लेती, हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इलेक्शन आए ना आए, इलेक्शन पे उसका असर पड़ेगा, ये भी सही है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उनका जो मकसद है, वो ये है कि ये 3 किसान कानून को रद्द करवाना, और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार का उल्टा हिसाब है। सरकार ये बोलती है, अच्छा मसला हल होगा बातचीत से। सरकार जो है बातचीत के लिए शर्त लगाती है कि आप आंदोलन खत्म करो तो बात करेंगे। किसान कहते हैं कि आप कानून खत्म करो तो हम जो है वो बात करेंगे। और सरकार जो है वो सिर्फ संशोधन की बात करती है, जबकि किसान जो है उसको आउटराइट रिजेक्ट करने की, डिसमिस करने की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि एमएसपी को भी जो है वो जो अगला कानून बने उसके अंदर एमएसपी शामिल हो। तो इसका मेरे ख्याल में इलेक्शन से ताल्लुक तो है, लेकिन अगर इलेक्शन ना हो तब भी ये सब होना ही है। आप जो ये 3 काले कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे व्यूवर्स को सलीम साहब आप बता सकते हैं कि ये 3 कौन से काले कानून हैं जिसका 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं? 2 मिनट में जरा हमारे व्यूवर्स को फिर से रिमाइंड करा दीजिए। देखिए, पहला कानून तो है कि जिसमें ये कहा गया कि अब किसान जो है वो कहीं भी जा करके अपना अनाज बेच सकता है। यानी अभी तक का ये कानून है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में आप अपना अनाज बेचते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको आजादी दे रहे हैं कि आप मुल्क में कहीं भी जा करके अनाज बेचो, लेकिन इस आजादी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि अगर किसान दूर जाएगा तो उसका पैसा खर्च होगा। तो इसलिए उसके लिए तो भलाई इसी में है कि जहां वो रहता है, जहां उसने अनाज उगाया है, वही उसको अच्छे दामों पे ले लिया जाए। अब उसमें सरकार ने एक पक्ष ये लगाया कि अगर आप सरकारी मंडी में अनाज बेचेंगे तो आपको टैक्स लगेगा, और अगर आप प्राइवेट को बेचेंगे तो आपको टैक्स एग्जम्पशन होगा। ये उल्टी बात है। होना ये चाहिए कि आप सरकार की मंडी में बेच रहे हैं तो टैक्स ना लगे, और बाहर प्राइवेट को बेचे तो लगे। तो ये सरकार जो है वो किसानों को वो जो सरकारी मंडी है उससे निकालना चाहती है, ताकि ये बोल सके कि भाई अब यहाँ कोई आता नहीं है इसलिए इसको बंद कर। और जहां भी ये सरकारी मंडी बंद हुई है, जैसे बिहार में 2006 में बंद हो गई, उसके बाद आज वहां का किसान जो है वो पंजाब के मुकाबले आधी कीमत भी उसको नहीं मिल रही है। तो वो किसान ये समझ रहा है कि जो हालत गुजरात वहां के किसानों की हुई है, बिहार की, वही हालत हमारी पंजाब की हो जाएगी। तो ये तो पहला है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है वो अपनी जमीन को जो है वो किसी कॉरपोरेट को दे सकते हैं। उसमें मसला ये है कि उसकी जो क्लॉज होती है कि आप ऐसा अनाज उगाएंगे, उसको जो है उसकी ये स्पेसिफिकेशन होगी, और अगर वो उस स्पेसिफिकेशन का नहीं होगा तो वो जो कंपनी है वो बोल देगी ये माल हमारे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं, हम नहीं लेते। अब किसान तो बेचारा गया काम से, वो उस माल को कहाँ बेचने के लिए जाएगा? उसने तो एग्रीमेंट किया हुआ है, और वो कंपनी जो है उससे नुकसान भरपाई भी ले लेगी। तो ये दूसरा कानून है कि जिससे किसानों को चिंता है। तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही तारीखी कानून बनाया था, वो है जमाखोरी के खिलाफ। के जो लोग अनाज खरीदते हैं, चूंकि ये एसेंशियल चीज है ना, कमोडिटी, सोना आप खरीद के रख लो घर में, कोई मरेगा थोड़ी बगैर सोने के। लेकिन अगर किसी ने अनाज को अपने घर पे स्टॉक कर लिया और फिर लोगों के अंदर बेचैनी फैल गई, उसने कीमत बढ़ा के बेच दिया, तो इससे जो है लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो जो जमाखोरी का कानून था वो दोनों पे लागू होता था, जो बेचता है उस पर भी और जो खरीदता है उस पर भी। अब सरकार उसको हटाना चाहती है। बेचने वाले की मजबूरी है कि वो जल्दी से बेचे, इसलिए कि वो तो कर्जे में डूबा हुआ है,
वो चाहता है जल्दी से माल बेचे और पैसा ले और अपने घर के काम चलाए। लेकिन जो खरीदने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, उनको तो कोई मजबूरी नहीं है, वो उसको माल लेके स्टॉक रखेंगे और इसका असर किसानों पे नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तमाम कंज्यूमर पे, देश की पूरी जनता पे पड़ेगा। तो ये 3 बेसिक कानून है जो कॉरपोरेट की मदद के लिए सरकार ने बनाए, और सरकार को ये उम्मीद थी कि कोरोना की वजह से किसी का ध्यान उधर जाएगा नहीं और 2 साल के बाद लोग भूल जाएंगे, जो हो गया सो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसानों ने उसके खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये है सिचुएशन। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इस पर किसानों के साथ में बैठ करके इस मसले को हल क्यों नहीं करना चाहते? क्यों तानाशाही का रवैया अपना रही है और किसान 7 महीने से लगातार मोदी सरकार के, ये बात आज सारी दुनिया जान गई है कि इस सरकार के मुल्क के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों से गहरा ताल्लुक है। सरकार की वफादारी जनता से ज्यादा इन लोगों के साथ है। आपने देखा होगा, आज ही मैं एक व्हाट्सएप पढ़ रहा था, एक ट्विटर पे पढ़ रहा था कि एक प्रोफेसर जो है वो 30% टैक्स भरता है और अंबानी जो है वो 3% कॉर्पोरेट टैक्स भरता है। तो मोदी वो इसलिए करती है, उसके कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो लोग रूलिंग पार्टी को चंदा देते हैं, इसलिए सरकार उनका ख्याल करती है। उनको ये लगता है कि जनता जो है उनको वोट देती है, तो जनता को हम बहला फुसला के उनका जो है वो भावनात्मक एक्सप्लॉयटेशन करके उनसे वोट ले लेंगे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, फसाद के नाम पे, जम्मू कश्मीर के नाम पे। तो उनको ये लगता है कि अवाम को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इसलिए अपने जो चंदा देने वाले हैं उनका फेवर करते रहो और अवाम को बेवकूफ बनाते रहो, हमेशा मन की बात सुनाते रहो और उनको बहलाते रहो। और अब वो ये सोचती है कि कितने दिन किसान आंदोलन करेगा, इसलिए कि एक दिन थक के चला जाएगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में किसान में और इन अफसरों में और इन नेताओं में एक फर्क ये है कि ये अफसर और नेता एयर कंडीशन में रहते हैं, इनको एक रात खुले में गुजारना मुश्किल है। किसान पूरा साल अपने खेत में रहता है, एक कुटिया के अंदर बैठा रहता है, बारिश पानी गर्मी सब सहता है। तो वो जो है, ये लोग सोचते हैं कि वो थक जाएंगे, डर जाएंगे। और डर जाएंगे वाली बात से एक और मैं कहूं कि इन्होंने पहले उनको खालिस्तानी बताया, फिर ISI का उसमें वो बताया, और फिर शहरी नक्सल उसमें घुस गए ये बताया, ताकि मीडिया वो करेगा तो वो घबरा के चले जाएंगे कि यार बहुत बदनामी हो रही है। लेकिन वो फेज निकल गया, मतलब जनवरी के बाद से मार्च में ये सारा शोर हुआ, लेकिन दाल गली नहीं, किसान डटे रहे। तो आज किसानों को कोई भी ये नहीं कहता कि ये अर्बन नक्सल की है या ये ISI के लोग हैं या ये खालिस्तानी लोग हैं। तो ये सब चीजें जो है वो किसानों के आंदोलन को मजबूत करने वाली है, और इस वजह से सरकार की ये गलतफहमी कि साहब हम जो है वो किसान आंदोलन को थका देंगे, भगा देंगे, ये इसमें कामयाब नहीं। तो इसका हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। वो समझ रहे थे कुछ दिनों में किसान वापस चले जाएंगे अपना तंबू वंबू लेकर के और हम बाद में इस मसले को ठंडा कर देंगे, जबकि 7 महीने होने के बाद ये मसला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर रहा है। क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि 2014 में कॉर्पोरेट का जो चंदा मिला था मोदी सरकार को और वो आज PM बने हैं, क्या उसका एहसान वो उतार रहे हैं इस तरीके के 3 काले कानूनों को ला करके? 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। भाई देखिए, इल्जाम तो लगता है, अब इसका कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन ये कि एक इल्जाम है और जिस तरह से ये कानून बनाए गए हैं उससे इस पे यकीन होता है। लेकिन मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है आप कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा किया गया। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कानून जो है वो उन लोगों को फेवर कर रहा है जो कि हुकूमत को चंदा दे के फेवर करते हैं। शमशी साहब से हमारा नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, इसके लिए हम कश्मीर के मुद्दे पर आपसे सवाल करते हैं कि आप किस तरह देख रहे हैं ये अभी जिस तरीके से वहां के प्रमुख नेताओं की PM के साथ में मीटिंग हुई, फिर अमित शाह जी के साथ में मीटिंग हुई जिसको वो गुपकर गैंग बोलते थे, आज उन्हीं गैंग के लोगों के साथ में फिर से मीटिंग हो रही है और वहां के स्टेटहुड का जो दर्जा वहां से लिया जा चुका है, 370 खत्म किया जाए, उसके ऊपर मीटिंग हो रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस मीटिंग को? देखिए, कश्मीर का मसला भी जो है वो ऐसा ही है जैसा कि किसानों का मसला है। कश्मीर में इन्होंने ये किया कि 370 को खत्म करके
एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जैसे ये कोई जादू की छड़ी है। आप अगर वो अमित शाह जी की राज्यसभा में स्पीच सुने, तकरीबन 48 मिनट की स्पीच है। उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि 370 एक जिंदा तिलिस्मात है कि इसको हटाते ही सब दलित दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब वहां पे इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, वहां के लोगों को अपने सारे राइट जो हिंदुस्तान भर में है वो मिलने लगेंगे, और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। लेकिन हुआ ये कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। अभी कल जो हमला हुआ है वो एक यूनिक हमला है, वैसा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब वो दावा गलत है। इन्वेस्टमेंट तो कभी जा ही नहीं सकता। आप हुकूक बहाल करने की बात करते थे, राइट्स देने की बात करते थे, तो हिंदुस्तान में कश्मीरी लीडर्स के साथ जो मामला हुआ कि उनको जो है वो इतने दिनों तक नजरबंद रखा गया, ऐसा तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो आपने राइट दिए या लिए, ये सवाल पैदा होता है। और फिर ये कि सिर्फ लीडरों के साथ ये नहीं किया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। आजकल इंटरनेट पे डिपेंडेंस इतना ज्यादा है कि आप बैंक जाएं, कोई एग्जाम देना चाहें, कहीं एनरोल कराना चाहें, हर चीज के लिए आपको इंटरनेट, हर चीज ऑनलाइन हो गई। आपने उनको इंटरनेट पहले बंद कर दिया, फिर 2G किया, और इस तरह से आपने जो है वो उल्टा किया, जो बोला था उसका उल्टा किया। तो इनको ऐसा लगता था कि ये जो कश्मीरी लीडर है ये भी डर जाएंगे और हाथ जोड़ के आ जाएंगे कि भाई खुदा के लिए आप हमारा जो है वो हमारी सुनिए और हमारे पर रहम कीजिए। लेकिन कश्मीरी लीडर डटे रहे, ठीक है भाई, जो गुजरेगी गुजरेगी। अब 2 साल होने वाला है 5 अगस्त को। तो अब मोदी जी के ऊपर प्रेशर है कि भाई ये कब तक आप लोगों को इस तरह से कैद रखेंगे, कब तक लोगों को विक्टिमाइज करेंगे। दुनिया भर में इसकी वजह से बहुत बदनामी हो रही है अपने मुल्क की। तो अब उन्होंने ये मीटिंग बुला ली। अब कल तक जिनको आप गुपकार गैंग कहते थे, कल तक जिनको आप पाकिस्तान का सपोर्टर कहते थे, कल तक जिसको आप जो है वो गद्दार कहते थे, आज वो सब लोगों को आप दिल्ली बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हम दिल और दिल्ली की दूरी दूर करना चाहते हैं। इसका मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिल और दिल्ली दोनों दूर हो चुके हैं और अब उसको रिपेयर। लेकिन ये दूरी किसने पैदा की? ये दूरी खुद उन्होंने पैदा की और अब वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास कोई चारे था। सलीम साहब, इन दिनों सोशल मीडिया में हमारे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं थूक करके चाटना। जैसे आपने बोला कि गुपकार गैंग, जिन अमित शाह ने गुपकार गैंग बोला, जिनको इलिजिटिमेट आपने कर दिया, नजर बंद कर दिया, आप जिनसे बात नहीं करना चाहते थे, आज उनसे आप बात कर रहे हो। आज आप उनको फिर से भरोसा दिला रहे हो कि हम स्टेटहुड आपका जो है वो वापस कर देंगे। आप किस तरह देखते हैं कि यह एक विदेशी कुछ ताकतें हैं जिनका प्रेशर मोदी गवर्नमेंट पे पड़ा है, उसकी वजह से ये फिर से वापस बात कर रहे हैं? 370 की बहाली की तो बात उन्होंने नहीं की, लेकिन ये उन्होंने बोला कि हम दर्जा वापस कर देंगे। तो आपको लगता है कि क्या इंटरनेशनल कोई दबाव है जिसके प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट अभी फिर से उनसे बातचीत चालू कर रही है? देखिए, ऐसा है कि वो जो अमित शाह की तकरीर थी उसमें उन्होंने ये बात तो कही थी कि हम सही वक्त आने पे जो है वो स्टेटहुड बहाल करेंगे। ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी। ये नहीं कहा था कि हम कभी स्टेटहुड बहाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो है वो हमको ये यूनियन टेरिटरी बना के रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब 370 जो इन्होंने खत्म कर दिया, तो इसका सिमिलर कानून हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में 371 के नाम से। तो ये बातें भी हो रही है कि सरकार इस पर गौर कर रही है कि 371 जो है वो कश्मीर को दे दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है अगर हो गया तो। तीसरी बात यह है कि वहां के डोमिसाइल लोगों को आपने खत्म कर दिया था, जो डोमिसाइल का जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म कर दिया था। अब वो भी देने की बात हो रही है, इसलिए कि उससे जम्मू के कश्मीर वैली के मुसलमान और जम्मू के हिंदू दोनों परेशान। यानी जो आपका जम्मू का वोटर है जिसकी बुनियाद पे आपने सरकार में पार्टनर थे, वो भी जो है उसको भी फायदा था ना, उसको रिजर्वेशन मिलता था, दूसरे लोग उसका हक नहीं मानते थे। तो अब वो अपने वोटर्स को राजी करने के लिए वो डोमिसाइल वाला कानून भी बहाल कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका मामला हुआ है और इन्होंने वाकई, अगर इनके अंदर दूरअंदेशी होती और ये सोचते हैं कि आज नहीं कल हमको इनसे बात करना है, तो ये नहीं कहते
कि ये इतने खराब लोग हैं, ये 3-4 खानदान है जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों को लूटा है, इनकी वजह से कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। ये बात ये नहीं कहते अगर ये थोड़े दूरअंदेश होते, आगे की सोचते। लेकिन उस वक्त तो ये सोच रहे थे कि हमको तो कभी इनको बुलाना ही नहीं पड़ेगा, ये तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वक्त ने जो है वो पलटा खाया, और उन जिनको आप बदनाम कर रहे थे, आज आप उनका स्वागत कर रहे हो, उनके लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। तो इंसान को ये सोचना, मेरा फिर से आपसे सवाल ये है कि राजनीति में कोई भी अगर घटना होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। समय अगर आज का डिसाइड किया गया है तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में आ रहे हैं, वो वहां पर लगभग जो है अपनी सरकार बनाने वाले, आपको लगता है कि ये टाइमिंग और उसके बाद फिर कश्मीर में नेताओं के साथ मिलना, आपको इस टाइमिंग में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ मेल जोल है इसके अंदर? नहीं, कुछ हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का एक जो डेलीगेशन है वो कतर गया था और वो तालिबान से उसने मुलाकात की, ऐसी बीबीसी में खबर आई है। लेकिन देखो, जब तक कि आप है ना, ऐसा ये हवाई जो बातें होती हैं, हाँ भाई, अगर तालिबान के किसी लीडर का कोई बयान आता या यूनाइटेड नेशन का कोई रिजोल्यूशन आता या यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो आता, नाराजगी का इजहार, उनकी रिपोर्ट्स आती रहती है, और उसके बाद फौरन होता, तो आप ये कह सकते थे कि देखो इसका असर हो गया। तो बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसलिए हम ये यकीन के साथ, वसूख के साथ नहीं कह सकते कि उसका असर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लोग एक एंगल ये लाते हैं कि चूंकि एशिया में 3 प्रॉब्लम्स थे, हमारे हसन कमाल साहब ने कहा कि एक था फिलिस्तीन का मसला, वो अब उतना मतलब इतना सीरियस नहीं रहा, इसलिए कि गजा वाले रेजिस्ट करने लगे। अफगानिस्तान का एक मसला था, वो भी जो है उसमें तालिबान जो है वो तो अभी जल्दी ही हुकूमत बना लेंगे। तो ये दोनों मसाइल हल होंगे जल्दी, ऐसा लोगों को लगता है। अब एक ही मसला इस हिस्से में बच गया है, वो कश्मीर का। तो वो सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, अब वो ना अफगानिस्तान की बात करेंगे और ना फिलिस्तीन की बात करेंगे, या कम करेंगे। तो अब वो ज्यादा बातें जो है वो कश्मीर की करेंगे। तो ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। ये बात हसन कमाल साहब कहते हैं और मुझको ठीक लगती है। कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि जब 2026 में डिलिमिटेशन करना है तो गवर्नमेंट, मोदी सरकार इस वक्त कश्मीर में क्यों इतनी जल्दी कर रही है? ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सवाल उठाया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सलीम साहब? देखिए, ये बहुत अहम इशू है और यहीं पे जाकर के बीजेपी की नीयत पे शक पैदा हो जाता है कि ये मसले को हल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इससे कुछ अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि 46 एमएलए जो है वो वैली से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और 37 जो है वो जम्मू से आते हैं। तो इसकी वजह से ये 9 सीटों का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, और कश्मीर से बीजेपी का जीतना नामुमकिन है, इसके बाद तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर, जम्मू का जो एरिया है वो बड़ा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसके हिसाब से उसका कुछ शेयर बढ़ा दिया जाए, यानी 37 के बजाय इसको 42 तक पहुंचा दिया जाए। तो ये जो फर्क है 9 का, ये घट के जो है वो 4 का हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि अगर ये हो गया और उसके बाद इलेक्शन हुए तो हम लोगों के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो नेशनल इश्यूज हैं, इनको हल करते वक्त इस तरह की जो पेटी पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं उससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ठीक है भाई, कोई पॉलिटिकल नुकसान भी हो जाता है तो भी इस मसले को हल करो, आगे चल के सियासत चलती रहेगी, लोग हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे वन चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह कुछ गर्मा गर्म मुद्दों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो सके। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।